हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने मोलरता, मोललता और मोल अंश से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। स्टूडेंट, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और इस वाले पार्ट 2 में भी हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उसमें हमने मोलरता पर दो न्यूमेरिकल्स करा दिए थे, मोललता पर एक न्यूमेरिकल्स करा दिए थे। इसमें अब हम मोल अंश पर न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था कि किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले उस न्यूमेरिकल को हमको कंसिस्टेंस होकर पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है कि 36 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल अंश ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले यहाँ पर जल की बात चल रही है, तो हमने बताया था कि सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देना है। सॉल्यूशन बोले तो इसमें हम हल निकालने जा रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब आप विलयन नहीं समझेंगे। हम थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर रहे हैं ताकि आपको नीचे की चीजें क्लियर हो और ऊपर आपको क्लियर हो गया है कि हाँ, हम विलयन वाले चैप्टर में से मोलरता, मोललता और मोल अंश वाले टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको जल की बात चल रही है, तो यहाँ पर जल का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, जल का क्या फॉर्मूला होता है H2O। और एक बात चल रही है हमारी एथिल अल्कोहल की। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला? C2H5OH। अब इसमें हमको दोनों का मोल अंश ज्ञात करना है। इस मिश्रण में दो चीजें हैं, एक जल है और एक एथिल अल्कोहल है, और दोनों का हमको अलग अलग मोल अंश फाइंड आउट करने हैं। तो हम जल को A मान रहे हैं, जल को हमने क्या मान लिया है? A मान लिया है, और एथिल अल्कोहल को हम B मान रहे हैं। अब सबसे पहले हम अलग अलग दोनों के मोल निकालने वाले हैं। मोल कैसे निकालते हैं? मोल का क्या फॉर्मूला होता है? हमने आप लोगों को बताया है कि मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार के। मोल किसके बराबर होता है? मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार के। अब इसके हम मोल निकालने वाले हैं, तो मोल निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ने वाली है? अणुभार की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि भार हमको यहाँ पर दे रखा है। जल का भार कितना है? 36 ग्राम। एथिल अल्कोहल का भार कितना है? 46 ग्राम। अब हम दोनों के अणुभार निकालने वाले हैं। अणुभार बोले तो जिसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, तो m बराबर हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है? सबसे पहले जल, दो यहाँ पर अणु हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, प्लस में ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो इसका हमारा m की वैल्यू जो आ गई वो हमारी आ गई 18। यानी इसके जो अणुभार जो हमारा हाइड्रोजन का हो जाएगा वो हो जाएगा 18। अब हम एथिल अल्कोहल के लिए अणुभार निकालने वाले हैं। तो एथिल अल्कोहल के अणुभार कैसे निकालेंगे? उसके लिए यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार होता है 12। तो कितने कार्बन है? 2। तो 2 इंटू 12, प्लस में हाइड्रोजन का अणुभार कितना, परमाणु भार कितना होता है? 1। तो 1 इंटू 5, प्लस में हमारा O दे रखा है, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, और प्लस में हाइड्रोजन का 1। सब मिलाकर कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 24 प्लस 5 प्लस 17। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर 17 और 5 22। तो कुल मिलाकर हमारा इसका अणुभार आ जाएगा 46। अब हमने दोनों के अणुभार निकाल लिए, अब हम दोनों के मोल निकालने वाले हैं। तो मोल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? N ऑफ A। N का मतलब है हम मोल निकालने वाले हैं, A का मतलब है किसका मोल निकालने वाले हैं? भाई साहब, हम जल का मोल निकालने वाले हैं। तो जल के भार क्या दे रखे हैं? 36 ग्राम। जल का भार कितना दे रखा है? 36 ग्राम। जल का अणुभार कितना है हमारा? 18 ग्राम। तो इसके मोल कितने आ जाएंगे? 36/2 यानी कि 2। इसके मोल कितने आ गए? 2 आ गए। मैं फिर से आपको समझाता हूं कि सबसे पहले इसके हमको मोल फाइंड आउट करने हैं। मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं? भार बटा अणुभार वाले फॉर्मूले से। भार कितना दे रखा था? 36 ग्राम दे रखा था। अणुभार हमने जल का निकाल ही लिया, हमने वैल्यू पुट कर दी। मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं? N ऑफ A से प्रदर्शित करते हैं। तो भार 36 ग्राम है, अणुभार कितना है हमारा? 18। तो 36/18 यानी कि 2 हमारे मोल आ गए जल के। अब हम
एथिल अल्कोहल के मोल फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मोल को फिर से हम लिखेंगे कि हाँ N ऑफ B। N का मतलब है हम मोल फाइंड आउट करने वाले हैं, B का मतलब है हम एथिल अल्कोहल के मोल फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसका हमको भार दे रखा है 46 ग्राम, प्लस में मतलब बटे में हमारा अणुभार कितना आया है 46। तो यानी कि जो हमारा एथिल अल्कोहल के मोल आ गए वो आ गए हमारे पास 1, और हमको जल के मोल कितने आ गए 2। अब हम इसका मोल अंश फाइंड आउट करने हैं। मोल अंश का क्या फॉर्मूला होता है? मोल अंश का फॉर्मूला सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं। मोल अंश को हम x ऑफ a से प्रदर्शित करते हैं। हम एक बार कैमरे में चेक कर रहे हैं कि आपको इधर की चीजें दिख रही है, जो हमने x ऑफ a लिखा है दिख रही हैं। तो मोल को हम x ऑफ a से प्रदर्शित करते हैं। x ऑफ a बराबर होता है कि जिसके हमको मोल निकालने हैं। किसके मोल निकालने हैं? a के मोल निकालने हैं। तो a के मोल बराबर हो जाएंगे, a का मोल अंश बराबर हो जाएगा a के मोल डिवाइड बाई विलयन के कुल मोल। यानी विलयन में कितने चीज है? 2 चीज, n ऑफ a बटे n ऑफ b। ये हमारे मोल का फॉर्मूला है कि अगर हमको किसी विलयन में a के मोल निकालने हैं तो बराबर होता है कि जिसका मोल हमको निकालना है उसका मोल बटे में विलयन के कुल मोल। तो यहाँ पर हमको a के मोल निकालने थे तो हमने a के मोल ऊपर रख दिए, बटे में a प्लस b यानी कि दोनों के मोल। इसी तरीके से अगर हमको b के मोल निकालने होंगे, मोल अंश b के निकालने होंगे, तो x ऑफ b यानी b का अगर हम मोल अंश निकालने वाले हैं तो सबसे पहले हम b के मोल को ऊपर रखने वाले हैं, डिवाइड बाई a के मोल प्लस में b के मोल। मोल अंश का क्या फॉर्मूला होता है कि जिसके मोल निकालने हैं उसके मोल हम ऊपर रखेंगे और बटे में हम क्या करेंगे? विलयन के कुल मोल रखेंगे। अब हम इसका इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग a के लिए देखिए, तो x ऑफ a बराबर हो जाएगा, a के मोल आपने कितने निकाले हैं? हमने अभी 2 निकाले हैं तो हम 2 यहाँ पर रख रहे हैं। उसके बाद फिर a के मोल कितने हैं? 2 हैं, प्लस में b के मोल हमने कितने फाइंड आउट किए हैं? 1 फाइंड आउट किए हैं। दोनों बराबर कितना हो जाएगा? 2/3 के, जो कि हमारा बराबर हो जाएगा 0.66 के। ठीक है, आप भाग देकर देख सकते हैं कि अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारा 20 हो जाएगा और 3 6 18 यानी 0.66 इसके मोल आएंगे। अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं इसके मोल, b के मोल। b के मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले x ऑफ b हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई साहब हम मोल अंश निकालने वाले हैं, किसका? b का। अब इसके लिए हमको b के मोल चाहिए, तो b के मोल अभी आपने 1 निकाले हैं, बटे में a के मोल हमको 2 हैं यहाँ पर, प्लस में हमको b के मोल 1 दे रखे हैं, बराबर हो जाएगा 1/3 के। 1/3 कितना होता है? 0.333, मतलब 2 डिजिट तक हम लिख रहे हैं, आगे भी आप लिख सकते हैं। अब ये हमारा फॉर्म ये मतलब सॉल्व हो गया। a के मोल हमको अलग मिल गए और b के मोल हमको अलग मिल गए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन अब अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। अब एक हम फैक्ट की बात और बताते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने इस विलयन में हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज थी। इस विलयन में हमारे पास सिर्फ 2 चीजें थी। एक हमारे पास यहाँ पर था H2O और एक हमारे पास था एथिल अल्कोहल बोले तो C2H5OH। अब अगर हम इन मतलब सभी के मोल देखें, मोल अंश देखें, तो x ऑफ अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो x ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा हमारा x ऑफ a के प्लस में x ऑफ सॉल्यूशन बराबर x ऑफ a प्लस x ऑफ b हमेशा 1 के बराबर होगा। यानी अगर हम इस विलयन में जितने, ये आप समझिए कि इस विलयन में जितने भी भाग ले रहे हैं, यानी जितने के मोल निकालने हैं, जैसे इस विलयन में कितने चीजें थी? 2 चीजें थी, तो अगर हम दोनों का मोल अंश निकालने के बाद जोड़ें तो उसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। अब आप यहाँ पर ट्राई कर देख सकते हैं a के मोल कितने आ रहे हैं? 0.66 प्लस में 0.33
बराबर हमारा 1 आ जाएगा, आप जोड़ सकते हैं। आई होप कि आपको यह फैक्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ किसी प्लेन में अगर दो चीज हैं, जैसे एक हमारा ए था जल और बी हमारा था एथिल अल्कोहल, इसी तरीके से अगर हमारे 3 होते, मान लीजिए इसमें हम NaCl भी मिला दे रहे हैं, तो NaCl के भी मोल हमको अलग से निकालने होते, तब जब हम तीनों के मोलर्स को आपस में जोड़ते तो उसका मान सदैव 1 आएगा। यानी विलयन में जितने घटक भाग ले रहे हैं उन सभी घटकों का अगर हम मोलर्स निकालें और उसको हम आपस में जोड़ें तो उसकी वैल्यू सदा 1 आएगी। स्टूडेंट, आपको यह फैक्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया है सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसिस्टेंस होकर क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की हमको क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। अब आपने एक बार सबसे पहले क्वेश्चन को कंसिस्टेंस होकर पढ़ा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, अब आप इसमें देखेंगे कि किन किन चीजों की वैल्यू दे रखी है। इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोलरता फाइंड आउट करना है। तो हमने बताया है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है कि हाँ हम इसका हल निकालने जा रहे हैं। अब इसमें मोलरता का फॉर्मूला हम लिख देते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमको ये, चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि m बराबर हो जाएगा स्मॉल w बटे में स्मॉल m इंटू कैपिटल W मल्टीप्लाई बाई 1000। ये हमारे मोलरता का फॉर्मूला है। जहां पर अगर हम बात करें तो स्मॉल w हमारा क्या है, विलय का भार, स्मॉल m क्या है, विलय का अणु भार, और कैपिटल W जो हमने यहां पर लिख रखा है वो है विलायक का भार। और ये हमारा किसका फॉर्मूला है, मोलरता का फॉर्मूला। ठीक है, अब चीजें क्या क्या दे रखी हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो स्मॉल w बराबर दे रखा है हमारा 5.85 ग्राम, यानी विलय का भार 5.85 ग्राम दे रखा है, प्लस में कैपिटल W का मान दे रखा है हमारा 500 ग्राम। क्या दे रखा है, 500 ग्राम। अब हमको यहाँ पर स्मॉल w का मान पता है स्टूडेंट, कैपिटल W का मान पता है, स्मॉल m का मान निकालना है। यानी हमको NaCl का अणुभार निकालना है। किसका निकालना है हमको, NaCl का। NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड का हमको क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23, प्लस में इसका होता है 35.5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि 35 और 3 38 और 10 48 10 58, इसका हमारा आ जाएगा 58.5 हमारा इसका आ जाएगा परमाणु भार। स्टूडेंट, जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको सभी तत्वों के परमाणु भार पता हो जाएंगे। उसके बाद आप उन सभी को जोड़कर अणुभार निकाल लेंगे। अभी तक हमने जैसे कार्बन का बताया है, ऑक्सीजन का बताया है, नाइट्रोजन का होता है 14, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। ऐसे आप पढ़ते जाएंगे, आपको चीजें याद होती जाएंगी। ठीक है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कहीं कहीं ये अणुभार डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा होता है। अब हमको न्यूमेरिकल फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, तो स्टूडेंट रखते हैं। क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर स्मॉल w का मान कितना दे रखा है 5.85, प्लस में इनटू में हमारा क्या दे रखा 5.85, गुणे में 1000, फिर स्मॉल m का मान कितना दे रखा है, आया है हमारा 58.5। स्मॉल m का कितना मान आया है 58.5, और प्लस में w का मान हमको कैपिटल W का मान दे रखा है 500। अब इसको आपको हल करना है। अगर हम इसमें आपकी सहायता करें थोड़ी सी, तो ये हम 1 दशमलव इधर ला रहे हैं, यानी दशमलव के एक पॉइंट को इधर लेकर आएंगे तो नीचे हमारा 1 जीरो लग जाएगा ना। अब ये कितना हो गया 58.5 से 58.5 कट जाएगा,
3 जीरो से हम 3 जीरो का काट देंगे और ये हमारा 1/5 क्या हो जाएगा, मोल प्रति केजी, क्योंकि हमने क्या यहाँ पर क्या निकाला है, मोललता निकाला है। तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे कि क्या है, हमने आपको बता दिया कि हाँ न्यूमेरिकल को आपको किस तरीके से ट्रीट करना है। तो स्टूडेंट अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ाए थे, मोललता, मोलरता और मोल अंश। तीनों टॉपिक पर हमने करीब 2-2 न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक हमने बताया है कि हम न्यूमेरिकल आपको करने कैसे हैं। आई होप कि अब आपको न्यूमेरिकल से डर खत्म हो गया होगा और आप स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पा रहे होंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। हम पूरे साल आपको इस चैनल RR क्लासेस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी सभी चीजों की क्लासेस रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।